Okay, now we can start the class. चलिए, कल हमने देखा था कि किस तरीके से पीसीओएस और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, राइट। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, गाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक दो और डिजीज हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है दैट इज माइनोरिया। नेक्स्ट डिजीज क्या है? माइनोरिया। क्लियर? माइनोरिया, मीनोरेजिया जिसको कहते हैं, राइट। मीनोरेजिया ये भी एक क्या है? दैट इज द गाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यस सर। ठीक है। तो भारी मासिक धर्म जिसको अत्यार्थव या मीनोरेजिया कहा जाता है, इसमें होता क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सामान्य मासिक चक्र, सामान्य का मासिक चक्र जो कितना होता है, 21 से 35 दिन का होता है। जो आपको मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं वो कितने दिन का होता है? जो पूरा मासिक जो पूरा महीने का होता है वो 22 टू 21 से 35 दिन का होता है। लेकिन जो पीरियड का टाइम है वो कितना होता है? 4 to 7 डेज का। क्लियर है? जिसमें मोस्टली ब्लीडिंग जो होती है 25 to 80 ml ब्लड जो होता है उसका स्राव होता है, सिक्रेशन होता है। यदि यह 7 दिन से अधिक, राइट, अगर ये 7 दिन से ज्यादा होता है कंटिन्यूअसली, राइट, या 80 मिली से अधिक हो जाए, अगर ब्लीडिंग 80 ml से ज्यादा हो जाए, 80 ml से अधिक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मीनोरेजिया। क्लियर? ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग का जो सिक्रेशन होता है वो पर 2 आवर्स के मिड में होता है, राइट, प्रत्येक 2 घंटे के बीच में। दैट इज द, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट ये एक नॉर्मल रेशियो मान के चल सकते हैं कि 2 घंटे के लगभग में होता है। क्लियर हुआ? मेनोरेजिया या तो 80 ml से अधिक ब्लीडिंग या 7 दिन से ज्यादा। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं इसमें? पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन और त्रिकोणासन होगा, नॉट ब्रिकोणासन, राइट, त्रिकोणासन एंड मत्स्यासन, व्याघ्रासन, वज्रासन, मर्जरी, कैट एंड काउ, सूर्य नमस्कार इत्यादि कर सकते हैं। जब भी पीरियड्स का टाइम चल रहा हो उस समय सिर को नीचे करने वाले जो आसन होते हैं, लाइक सर्वांगासन, क्लियर है, हलासन, शीर्षासन या अधोमुखा वृक्षासन, ये सभी क्या होते हैं? निषेध होते हैं। क्लियर है? जिसमें आपका हेड का पोजीशन नीचे आ रहा है, लेग्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये आसनास आप पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी और भ्रामरी का अभ्यास किया जा सकता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति, मीनोपॉज। रजो निवृत्ति क्या है? वह समय है जो मासिक धर्म चक्र के अंत को चिन्हित करता है। ये मासिक धर्म की जो एंडिंग है उसको शो करता है मीनोपॉज। 12 महीनों तक मासिक धर्म ना होने के बाद अगर कंटिन्यूअस 12 मंथ तक मासिक धर्म नहीं होता है तो इसका निदान किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है। रजो निवृत्ति 40
रजोनिवृत्ति का एज क्या है मीनोपॉज का? 40 या 50 की एज की आयु में हो सकती है। क्लियर है? 40 टू 50 के एज में हो सकती है मीनोपॉज। क्लियर? जो मीनोपॉज है, रजोनिवृत्ति, एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम है। लेकिन शारीरिक लक्षण जो सिम्टम्स हैं बॉडी में, जैसे गर्म चमक, रजोनिवृत्ति के भावनात्मक लक्षण आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं, राइट? जो भावनात्मक है, इमोशनल, राइट? इसमें इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? जो इमोशनल डिसबैलेंस होगा उसमें आपका जो सेरोटोनिन है, हैप्पी हार्मोन्स, और जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन भी क्या होता है इसमें डिस्टर्ब होता है, जिससे नींद आने की समस्या क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, एनर्जी लेवल काफी लो फील होगा, या भावनात्मक मीन्स इमोशनल जो होते हैं आपके, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसको काफी ज्यादा इमोशनल स्वास्थ्य को डिसबैलेंस कर सकता है। क्लियर है? दैट इज मीनोपॉज। इसमें देखें कि अगर मीनोपॉज के कंडीशंस में क्या सिम्टम्स किस तरीके से आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यूट्रस का जो शेप दिख रहा है, दैट इज द इमेज ऑफ यूट्रस, हेल्दी वजाइना एंड यूट्रस। अगर हेल्दी वजाइना यूट्रस की लाइनिंग देखेंगे यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है सभी को? यस या नो? ओके। तो यहाँ पे अगर आप लाइनिंग देखेंगे तो ये लाइनिंग प्लेन नहीं है, यहाँ पे रफेज है ना? लाइनिंग जो है ये बिल्कुल क्या है, प्लेन नहीं है। क्लियर है? ये प्लेन नहीं है। बट वजाइनल एट्रोफी में क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो वजाइनल का जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम का, ये कितना प्लेन हो चुका है, थिन हो चुका है। क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, जो वजाइनल वॉल है, जो वजाइना का वॉल है, उसमें भी देखें, अगर आप लेफ्ट साइड में अपने देखें तो उसमें क्या है कि एक लाइनिंग दिख रही होंगी आपको, इनर लेयर में लाइंस दिख रही है ना, जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप देखें, थिक वर्जाइनल वॉल थिन हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा थिन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लेयर काफी मोटा है, और यहाँ पे वर्जाइनल का जो वॉल है, साइड वॉल, तो वो काफी ज्यादा थिन हो चुकी है। पेले ड्राई एंड स्मूथ वजाइनल लाइनिंग, जो वजाइना का जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, दैट इज स्मूथ, काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। क्लियर है? शॉर्टर वजाइनल कैनल, जो वजाइना का जो कैनल है वो भी क्या हो जाता है, काफी शॉर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? ये चेंजेस हो रहे हैं वजाइना में और यूट्रस में ड्यूरिंग मेनोपॉज। क्लियर? यस या नो? चल, तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मेनोपॉज के, क्या आपके लक्षण क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें इरेगुलर पीरियड्स, जो आपके पीरियड्स होंगे दैट इज अनियमित हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। वजाइनल ड्राइनेस, योनि का सूखापन, राइट? जो वजाइना यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि वजाइना क्या है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, राइट? दैट इज ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। हॉट फ्लैशेस, अचानक बुखार वाली गर्मी फील होना, महसूस होना, राइट? चिल्स, ठंड लगना, नाइट स्वेट्स, रात को काफी ज्यादा पसीना आना, स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद ना आने की समस्या, मूड चेंजेस,
मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होते हैं इस कंडीशंस में, मनोदशा में कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं, वेट गेन एंड स्लोड मेटाबॉलिज्म। वेट गेन काफी ज्यादा होता है, वजन बढ़ता है, और जो आपका मेटाबॉलिज्म है, चयापचय जो है, वो काफी ज्यादा धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्लियर? दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। क्लियर है? अगर हम रीजन की बात करें तो हमने पीसीओएस में पढ़ा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मेनोपॉज का अगर हम रीजन देखें तो प्रजनन हार्मोन की प्राकृतिक गिरावट, जो नेचुरल डिग्रेडेशन है ऑफ द रिप्रोडक्शन हार्मोन्स, यहाँ नेचुरल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे नेचुरल डिग्रेडेशन होता है अपने आप, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू। अंडाशय जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करते हैं, राइट? जो एग्स हैं, जो एग्स का फॉर्मेशन होता है वो किसको थ्रू होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं। हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं, आपकी प्रजनन क्षमता में गिरावट आती है। क्लियर है? जब इसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है तब क्या होगा? आपके जो प्रेगनेंसी होती है, राइट, उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाती है, डाउन हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि जो इनर लेयर बनेगी नहीं, एग्स का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो वो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी प्रेगनेंसी में। क्लियर है? हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या है? जो आपका जो यूट्रस है, राइट, हिस्टेरेक्टोमी क्या है? जिसमें आपके यूट्रस को हटाया जाता है। क्लियर है? आपके यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन ओवरी को नहीं किया जाता है। क्लियर है? हिस्टेरेक्टोमी क्या है? गर्भाशय के सभी, या तो पूरा यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए या उसके कुछ पार्ट को रिमूव करने की एक सर्जिकल क्या है? ऑपरेशन है, सर्जरी है एक। क्लियर है? हिस्टेरेक्टोमी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है मीनोपॉज का। क्लियर हुआ? कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा, या तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी भी एक रीजन है, मीनोपॉज का कारण हो सकती है, रीजन हो सकता है। प्राथमिक डिंब ग्रंथि अपर्याप्तता, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी। क्लियर है? जब जो आपका अंडाशय है, ओवरी है, प्रजनन हार्मोन के सामान्य स्तर का उत्पादन करने में विफल होता है, राइट? प्रजनन जो आपका सेक्सुअल हार्मोन से है, उसका सामान्य स्तर का जो सिक्रेशन करने में अगर वो विफल होते हैं, नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर टू ऑल? ये रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं मीनोपॉज के। ट्रीटमेंट में आप क्या करवा सकते हैं? सुखासन, उत्कटासन, वीरभद्रासन, सलंब शीर्षासन, सलंब सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, हलासन, विपरीत करनी, जानु शीर्षासन, उत्थित त्रिकोणासन और वीरासन। इनका अभ्यास करवाया जा सकता है इन द एज ऑफ मीनोपॉज। क्लियर? मीनोपॉज के साथ ही एक होता है पेरीमीनोपॉज। क्लियर है? पेरीमीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज का अर्थ क्या है? रजनोवृत्ति के आसपास, अराउंड मीनोपॉज, जो मीनोपॉज के अराउंड का जो टाइम पीरियड होता है और उस समय को संदर्भित करता है जिसके दौरान, राइट, जिसके दौरान क्या होता है? उस टाइम में रजनोवृत्ति के लिए प्राकृतिक संक्रमण एक ट्रांजिशन बनाता है, नेचुरल जो ट्रांजिशन होता है।
जो प्रजनन वर्षों के अंत को चिन्हित करता है कि वो आपका प्रेगनेंसी का लास्ट ईयर है, उसके बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्लियर है? पेरीमेनोपॉज को रजनोवृत्ति संक्रमण भी कहा जाता है। ये क्या है? मेनोपॉज का एक, क्या कह सकते हैं, संक्रमण, इन्फेक्शन कहा जा सकता है। क्लियर है? ओके। इसमें सिम्टम्स मोस्टली सेम ही रहेंगे जो आपके मेनोपॉज में सिम्टम्स थे, जैसे कि नींद की समस्या और जो वजाइना है उसका ड्राइनेस, राइट? वजाइनल ड्राइनेस एंड जो नींद आने की समस्या है उसमें सेम प्रॉब्लम होगी। एक बार जब आप मासिक धर्म की अवधि के बिना बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर आप कंटिन्यूअस 12 मंथ निकल जाते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर, क्या होता है, मेनोपॉज की जो कंडीशन है वहां तक पहुंच जाते हैं और मेनोपॉज की अवधि खत्म हो जाती है। क्लियर है? मेनोपॉज की अवधि जो है वो खत्म हो जाती है यहाँ पे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इरेगुलर, राइट, जो पीरियड्स, सेम सिम्टम्स होंगे मोस्टली, कुछ ज्यादा नहीं होगा। हॉट फ्लैशेस एंड स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद की समस्या, मूड चेंजेस, राइट, वजाइनल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स, राइट, वजाइना से रिलेटेड योनि और मूत्र से जो होता है ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, राइट। चेंजेस, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, घटती प्रजनन क्षमता, जो आपकी फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएंगी। चेंजेस इन सेक्सुअल फंक्शंस, यौन क्रिया में परिवर्तन, जो सेक्सुअल फंक्शंस है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लॉस ऑफ बोन, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इस एज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। एंड देन चेंजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल के स्तर का बढ़ना भी, बदलना भी शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? रीजन क्या हो सकते हैं? पेरीमेनोपॉज एस्ट्रोजन कम होने का एक परिणाम है। अगर एस्ट्रोजन, तो पेरीमेनोपॉज से जो रीजन है वो कौन है? एस्ट्रोजन। क्लियर? यौगिक ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? जैसे जो हमने मेनोपॉज में देखा है मोस्टली यही रखेंगे, आसन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, त्रिकोण, मार्जरी आसन, और प्राणायाम जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। क्लियर है? और अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। पेरीमेनोपॉज, हाँ। मेघा जी कुछ कह रही है? मेघा जी? नहीं सर, आपने पूछा ना क्लियर है क्या, तो मैंने बोला हाँ यस सर। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये आई थिंक मोस्टली हमारा क्लियर हो चुका है। क्लियर है? अब हम एक बार प्रीनेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है? प्रीनेटल केयर और पोस्ट नेटल, आफ्टर बर्थ एंड प्री बर्थ, जब बर्थ के से पहले। ठीक है? एएनसी जो कहा जाता है वो क्या होता है? एंटी नेटल कोन, राइट। एएनसी इज द केयर यू रिसीव फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपको हेल्थ केयर जो सर्विसेज मिलती हैं, किसके थ्रू? प्रोफेशनल्स, जैसे हॉस्पिटल्स में जाना, राइट, बाकी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा टीकाकरण करना, बाकी चीजें मेंटेन करना, ये किस में आता है? दैट इज प्री नेटल केयर में, राइट। यू विल बी ऑफर्ड अ सीरीज ऑफ appointments, checkup with a modified midwife or sometimes with a doctor who specialize in the pregnancy and birth। जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं, वो चीजें आपको जो ऑफर करते हैं, स्पेशलाइजेशन जो बर्थ के पहले, ये किस में आता है? प्रीनेटल केयर में आता है। क्लियर है?
ड्यूरिंग कोर्स चेकअप्स, इस कोर्स में क्या होते हैं, चेकअप्स होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन विल रिसीव मेडिकल इंफॉर्मेशन ओवर मेंटल, राइट, जो उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, मेंटल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एंड प्रीनेटल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग प्रीनेटल विटामिन, और जो उनको न्यूट्रिशंस और प्रीनेटल जो विटामिन हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं, दैट इज कम अंडर द प्रीनेटल केयर। क्लियर है? प्रीनेटल केयर मैंने इसको इंग्लिश में था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आपको हिंदी में, ठीक है? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट नेटल केयर की, पीएनसी, आफ्टर बर्थ। जो आफ्टर बर्थ आपको जो ट्रीटमेंट दी जाती है, जो केयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेटल केयर। पीएनसी इज द केयर you receive from health care professional after birth of children, जो बेबी के आने के बाद, जो बर्थ होने के बाद जो ट्रीटमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेटल केयर। पीरियड लास्ट 6 to 8 weeks beginning right after the baby is born। क्लियर है? पीरियड लास्ट क्या होते हैं? 6 to 8 weeks बिगिनिंग राइट आफ्टर द बेबी इज बोर्न। कब स्टार्ट हो जाते हैं? आफ्टर 6 to 8 weeks। दोबारा से आपका जो पीरियड्स है वो क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम में द मदर गोज थ्रू मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। जब अब हम पोस्टनेटल की बात करते हैं, तो 6 से 8 वीक्स के अंदर जब बेबी बॉर्न होता है, उसके बीच में काफी ज्यादा फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, मदर की बॉडी में एंड बेबी के बॉडी में भी, दोनों में। क्लियर है? इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड वर्जाइनल केयर। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? जिसमें प्रॉपर रेस्ट हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर किस तरीके की न्यूट्रिशन लेनी चाहिए आफ्टर पोस्टनेटल, एंड देन वर्जाइनल केयर। क्लियर है? ये दैट इज द पोस्टनेटल केयर। आफ्टर बर्थ जो केयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड पीएनसी और एएनसी बिफोर बर्थ। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए पीएनसी इज रिलेटेड टू, तो आफ्टर बर्थ, एंड एएनसी इज रिलेटेड टू बिफोर बर्थ, एंटीनेटल केयर। क्लियर टू ऑल? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्लियर है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? दोनों के योग उपचार क्या होंगे? टाइम सिचुएशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, हल्के जो माइक्रो मूवमेंट्स हैं वही कराया जा सकता है, ध्यान कराए जा सकते हैं, और योग निद्रा का अभ्यास करवाया जा सकता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ भी करा दें, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप उनको करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस, जठरशोथ। इसे क्या कहते हैं? ये हमारा मोस्टली जो गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हो गए। क्लियर एवरीवन? हमारे इतने ही डिजीज हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर टू ऑल? अब हम बढ़ते हैं जो हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। क्लियर है?
तो अगर हम बात करें, सबसे पहला गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है? आमाशय। आमाशय स्टमक की परत की सूजन, swelling of the layer of your stomach. Clear? Swelling of the stomach of your layer of your stomach, right? जो स्टमक की लेयर है उसमें सूजन आना, that is the gastritis. गैस्ट्राइटिस की सूजन जो है, स्वेलिंग है, सबसे पहले अधिक उसी जीवाणु से संक्रमण का परिणाम है जो पेट के अल्सर का कारण बनता है। जो स्टमक अल्सर का रीजन बनता है ना, जो जीवाणु है, अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया, राइट, तो उसी से ये क्या होता है, गैस्ट्राइटिस की जो सूजन है उसी के कारण होता है। क्लियर? कुछ दर्द निवारक के नियमित उपयोग, कुछ जो मेडिसिन है, पेन किलर्स है, अगर आप उसका कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, और बहुत अधिक अल्कोहल का यूज करना, बहुत अधिक शराब पीना भी गैस्ट्राइटिस का कारण हो सकता है। क्लियर है? दिस इज द ऑल्सो अ रीजन ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस अचानक तीव्र गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ये तेज हो सकता है काफी ज्यादा, या समय के साथ धीरे धीरे प्रकट हो सकता है। एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्लियर है? एक तो क्या हो सकता है कि आपको तुरंत पता चल जाए, एक हो सकता है कि उसके सिम्टम्स आपको धीरे धीरे सामने आए। तो ये 2 टाइप्स आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब आपको यहाँ एसोफेगस, यहाँ स्टमक का जो आपको इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसोफेगस सबसे ऊपर है और एंडोस्कोप जो इनर साइड है, उसके बाद गैस्ट्राइटिस जो गैस्ट्रिक एसिड जो होती है नीचे, स्टमक, राइट, एंड सबसे जो अपर लेयर है यहाँ पे गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसके लेयर है उसमें काफी ज्यादा स्वेलिंग दिख रही है। क्लियर है? दैट इज द गैस्ट्राइटिस, स्वेलिंग ऑफ योर, आपके जो स्टमक की जो परत है उसमें सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना। क्लियर हुआ? यस या नो? यस सर। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आपको पता चले? तो आपके ऊपरी उदर में, जो आपका स्टमक का सबसे अपर वाला पार्ट है, में दर्द या जलन, काफी ज्यादा पेन हो सकता है, या अपच, इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है। क्लियर? वोमिटिंग फील हो सकता है। खाने के बाद आपको अपने ऊपरी उदर में परिपूर्णता की अनुभूति, काफी ज्यादा फील होगा कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, कि ऊपर ही आ रखा है सारा खाना। कई बार ऐसा फील होता है ना, जिनको गैस की प्रॉब्लम्स बनती होगी उनको पता होगा कि कई बार फील होता है कि सारा खाना ऊपर ही है। क्लियर है? दैट इज द ऑल्सो सिम्टम्स। रीजन क्या हो सकता है? आपके जो उदर की दीवार, जो आपके स्टमक का जो लेयर होता है, जो वॉल होती है, की रक्षा करने वाले वल्गम परत की बाधा को कम करने या चोट लगने से क्या होता है? बस देखिए, अगर हम बात करें तो क्या है, आपके उदर की दीवार, जो आपका स्टमक का जो लेयर है, उसमें एक जो म्यूकस की लेयर होती है, राइट, अगर वो म्यूकस की लेयर को, लेयर जो है वो कम हो जाती है, या चोट लगने से आपके पाचन रस को नुकसान पहुंचता है और आपके उदर की परत को नुकसान पहुंचता है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपके
जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको नुकसान पहुंचता है, हानि होती है, या उधर की परत जो आपका स्टमक का लेयर है उसको उसमें प्रॉब्लम होती है, तो भी ये क्रिएट हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? कई बीमारियां, कुछ जो डिजीज हैं और कई स्थितियां, कुछ ऐसे सिम्टम अगर कहें कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं गैस्ट्राइटिस के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जिसमें क्रोहन डिजीज है और सर्काइडोसिस, क्रोहन डिजीज एंड सर्काइडोसिस। क्लियर है? क्रोहन डिजीज और सर्काइडोसिस, ये दोनों डिजीज आपको गैस्ट्राइटिस के जोखिम को और बढ़ा। क्लियर है? क्रोहन्स डिजीज क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज। आगे हम पढ़ेंगे जो क्रॉनिक होता है, ये इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, जो आपके बॉल है उसमें इन्फ्लामेशन, और ये क्या करता है? अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक का जो लाइनिंग है उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है। क्लियर हुआ? यस सर। अगर हम बात करें सार्काइडोसिस की, सार्काइडोसिस क्या है? द ग्रोथ ऑफ टीनी कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर है? जिसमें क्या होती है? जिसमें दाहक, शरीर में दाहक मतलब जो इन्फ्लामेशन है, दाहक इन्फ्लामेशन, उसको बढ़ाने वाली जो सेल्स होती हैं वो काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। क्लियर टू ऑल? बैक्टीरियल संक्रमण भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें कौन सा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसको नोट कर लीजिएगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? दैट इज द रीजन ऑफ गैस्ट्राइटिस। क्लियर हुआ? इसमें कुछ और भी हैं जो उसके सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करते हैं। उसमें क्या होगा? दर्द निवारक दवाओं का नियमित उपयोग, अगर आप मेडिसिन जो ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं, क्लियर है, तो उस कंडीशंस में ये हो सकता है, जिसमें एस्प्रिन, एस्प्रिन उनमें से शामिल है जो पेन किलर है। इबोब्रोफेन, क्लियर है, इबोप्रोफेन जो प्रोफेन है, ये भी हो सकता है। एडविल, मोट्रिन आईवी एंड अदर्स, कुछ और भी जो पेन किलर्स हैं, इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। एंड नेफ्रोक्सिन, नेफ्रोक्सिन में एल्वे एंड एनाफ्रॉक्स, ये पेन किलर्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं अगर आप कंटिन्यूअस यूज कर रही हैं तो गैस्ट्राइटिस की। क्लियर है? बढ़ी हुई उम्र, अगर एज काफी ज्यादा है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अत्यधिक शराब का उपयोग, अगर एल्कोहल काफी ज्यादा यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके अपने शरीर में कोशिकाओं पर हमला, आपका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम खुद की सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, तब भी। पेट, जिसे स्व प्रतिरक्षित जठरसोथ कहा जाता है, ऑटो इम्यून जठरसोथ अधिक है। ऑटो इम्यून जो खुद की इम्यूनिटी की जो प्रॉब्लम होती है, जो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम है जो है, वो अपने ही जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करता है। ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस विटामिन बी की कमी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है।
क्लियर? जो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है वो किसकी कमी से हो सकता है? विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की भी कमी है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ऑटो इम्यून जो गैस्ट्राइटिस है वो किसकी कमी से हो सकता है? विटामिन B12 की कमी से भी जुड़ा हो सकता है। क्लियर? अन्य रोग, कुछ अदर डिजीज और जो परिस्थितियां हैं वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है? अपच कहते हैं इंडाइजेशन को, जिसे अजीर्ण भी कहा जाता है। इंडाइजेशन को क्या कहा जाता है? इंडाइजेशन को अजीर्ण भी कहा जाता है। यह एक सामान्य शब्द है जो आपके ऊपरी आमाशय, जो आपका आमाशय है, जो स्टमक है, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में, राइट, सबसे ऊपर वाले पार्ट में असुविधा का निरूपण करता है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अपच कोई डिजीज नहीं है, क्लियर है? इसको समझेंगे। अपच इज नॉट एनी डिजीज, राइट, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है जैसे स्टमक एसिड एंड स्टमक कंटेंट बैकअप इनटू द एसोफेगस। क्लियर है? आपको पता है कि स्टमक में क्या होती है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या होता है, कई बार आपका बैकअप हो जाता है किसकी तरफ? एसोफेगस की तरफ, ऊपर की तरफ एसोफेगस में। आपको पता है एसोफेगस के और जहां पे ये ओपन हो रहा होता है वहां वॉल्स होती है, लाइनिंग होती है जो एसिड को ऊपर जाने से रोकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन फील होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? चेस्ट रीजन में। क्लियर है? दैट इज अ इंडाइजेशन। सिम्टम क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या होंगे इसके? अगर हम बात करें तो भोजन के दौरान जब आप फूड इनटेक कर रहे हैं, शीघ्र पूर्णता अनुभूति, बहुत ज्यादा फील होना, बहुत जल्दी ही फील हो जाना। आपने थोड़ा सा ही खाया है और आपको फील होगा कि आपका पेट भर गया। क्लियर? भोजन के बाद असहजता, अनकंफर्टेबलनेस। आपको इनटेक, फूड इनटेक के बाद क्या होगा? अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पूर्णता का एहसास, अनुभूति, काफी ज्यादा आपको लगेगा कि स्टमक काफी ज्यादा भर गया है। आपका जो स्टमक का ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसमें काफी ज्यादा बेचैनी फील होगी, अनकंफर्टेबलनेस फील होगी। जो ऊपरी आमाशय है उसमें आपको जलन फील होगा। क्लियर है? वार्निंग सेंसेशन। जो आपका जो एसोफेगस वाला एरिया है उसमें स्वेलिंग, जी मिचलाना, राइट, ये आपके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, ये दिखाई पड़ सकते हैं किसमें? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। कारण क्या हो सकते हैं इसके? एक तो ज्यादा खाना या जल्दी खाना। कई लोग होता है ना, शादी पार्टी में जा रहे होते हैं तो एक दो दिन पहले से तैयारी कर रहे होते हैं ना, कि थोड़ा सा अलग अलग टाइप की चीजें होंगी, राइट, तो थोड़ा सा ये भी खा लेंगे, थोड़ा सा वो भी खा लेंगे। और अगर खाने के बाद भी अगर रसगुल्ले की दिख जाए, कहीं पे गोलगप्पे की दिख जाए, तो कई बार उसे भी भर लेते हैं, राइट। तो होता क्या है कि एक तो पहले से आपने फुल का रखा है, राइट, जगह बची नहीं थी, लेकिन कई बार थोड़ा सा मूड स्विंग हो जाता है कि चलिए एक गोलगप्पा तो खा ही सकते हैं, दो खा ही लेंगे, और फिर उसमें पता नहीं चलता है कि कितने गोलगप्पे खा लिए। तो
ये चीज क्या होता है, या तो कई बार लाइन भी लगी होती है ना, शादी पार्टियों में कई बार लाइन ज्यादा लंबी होती है, तो होता है जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर आगे गोलगप्पा मिले ना मिले, राइट। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये कई बार इंडाइजेशन का कारण बन जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकती है आपके इंडाइजेशन का। क्लियर। और या तो आप अगर ज्यादा फैट वाले जो फूड इनटेक कर रहे हैं, राइट, मसालेदार भोजन काफी ज्यादा अगर आप मसालेदार भोजन ले रहे हैं, तब भी एक कारण हो सकता है। बहुत अधिक कैफीन, किन्हीं ने पूछा था ना सर, कैफीन, कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो अगर आप बार बार कॉफी भी इनटेक कर रहे हैं, तब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। क्लियर है। एल्कोहल, चॉकलेट, और ज्यादा अगर चॉकलेट आप खाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होगी, ध्यान रहे। या कार्बोनेटेड पेय, कार्बोनेटेड पेय में क्या आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। क्लियर है। कोल्ड ड्रिंक्स भी इंडाइजेशन का कारण बनती है। क्लियर है, क्योंकि एसिडिटी ऑलरेडी है, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक रीजन है। चिंता, स्ट्रेस भी एक रीजन है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, मेडिसिन, पेन किलर, और आयरन की खुराक। अगर आयरन भी आप काफी ज्यादा मात्रा में इंटेक कर रहे हैं, तब भी एक प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आयरन को डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगता है ना, तो ये भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कभी कभी अपच या अन्य पाचन स्थितियों के कारण होता है, जिनमें शामिल है, कुछ अदर भी हो सकती हैं, जैसे आमाशय में सूजन, आपके स्टमक में स्वेलिंग, जठरशोथ, पेप्टिक अल्सर हो जाना, पेप्टिक अल्सर आगे हम देखेंगे। सीलियक डिजीज होती है, उसके कारण भी होता है। अगर आप पित्त में, पित्त क्या है, गॉल ब्लड, उसमें अगर आपको स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लड स्टोन, तब भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन है, तब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। आपका अग्नाशय, पेनक्रियास, अगर उसमें भी स्वेलिंग है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगर आमाशय में कैंसर है, तब भी ये प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। और आंतों की रुकावट, अगर उसमें आपके जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अगर इनमें कहीं रुकावट आ रही है, तब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर हुआ। मिलन जी, सोमपिथी जी, रुचि जी, मेघा जी, क्लियर है। यस सर। ओके, गुड। या तो आपके इंटेस्टाइन में ब्लड का फ्लो कम है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाथों का कीपिया, जो वार्म हो जाता है ना, वार्म हो जाता है, वो भी कई बार ब्लड के फ्लो को कम करता है आपके, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंडाइजेशन एंड गैस्ट्राइटिस के दोनों के उपचार हम एक ही बार में देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली दोनों सेम हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, कर्म, कर्म में कुंजल, नौली, नेति क्रिया, व्याघ्र क्रिया, लघु शंख प्रक्षालन, अग्निसार, ये इनका अभ्यास किया जा सकता है सटकर्म। आसन में पवन मुक्त आसन, वज्रासन, मंडूकासन, शशांकासन, मकर आसन, पश्चिमोत्तानासन, मस्तेंद्रासन, भुजंगासन, इसका अभ्यास किया जा सकता है इंडाइजेशन में भी और गैस्ट्राइटिस में भी। प्राणायाम में सूर्यवेदी और भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। मुद्रा बंद में जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और महाबंद का अभ्यास काफी ज्यादा
हेल्पफुल है। यौगिक श्वसन, यौगिक ब्रीदिंग और शवासन का अभ्यास किया जा सकता है। किसमें? इंडाइजेशन और गैस्ट्राइटिस। क्लियर हुआ एवरीवन? यस या नो? यस सर, आज क्लियर है। हम यहीं तक रखेंगे, कल हम अल्सर से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है गायनोलॉजिकल और आज डाइजेस्टिव का मोस्टली आपको क्लियर हो गया होगा। कल डाइजेस्टिव को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक दो डिजीज इसमें और बचे हैं। क्लियर है? अल्सर, अल्सराइटिस, ये 2-3 डिजीज और हैं। तो इसको देखने के बाद फिर हम स्पाइनल डिसऑर्डर्स पे चलेंगे, जिसमें आपका बैक पेन होगा, ठीक है, सर्वाइकल होंगे, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हम न्यूरोलॉजिकल हमारा लास्ट हो। क्लियर है? सारे सिस्टम के डिजीज हम लोग मोस्टली कवर कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है।